इन जैसों को तो शमशान घाट में जिंदा जला देना चाहिए। इसकी काली नजर हमारे बच्चों पर ना पड़े, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। न जात ना ही कुल का पता, गांव के बाहर रहने के लिए जगह दी, फिर भी मुंह उठाकर गांव में चला आता है बदतमीज। कोई छूना मत इसे। सुनो, आज के आज गांव की सभी नालियां साफ हो जानी चाहिए, नहीं तो तेरी झोपड़ी चलेगी। तूने उस दिन मेरे दादाजी का मुंह देखा और अगले ही दिन वो चल बसे। ऐसे मनहूस मुंह पर तो गालिक पोत देनी चाहिए। अरे देखते क्या हो, इसे एक ऐसा सबक सिखाते हैं कि इसकी हेकड़ी, इसकी नजर हमेशा के लिए उतर जानी चाहिए। सिर्फ 17 साल का सार्थक, लेकिन अपमानों की आंधी में भी चट्टान की तरह अडिग खड़ा था। वो ना रोया, ना उसने कोई जवाब दिया। उसकी चुप्पी एक चीख थी, एक कहानी की शुरुआत। यह कहानी है अघोरपुर गांव की। एक ऐसा गांव जो घने जंगलों और तांडव पर्वत से घिरा हुआ है। इस गांव की जमीन के नीचे कई पुराने राज दफन हैं। आजकल यहां सिर्फ इंसान रहते हैं, लेकिन वर्षों पहले इंसानों के साथ पिशाच कुल भी इस गांव में रहता था, जो अपनी पहचान छिपाकर जीवन बिताता था। बाकी दुनिया उन्हें भूल गई, लेकिन अघोरपुर उन्हें नहीं भूला। उसी गांव में रहता है 17 साल का अनाथ सार्थक, जो गांव में श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार के सारे काम करता था, जैसे लकड़ी जमा करना, चिता सजाना, दाह के बाद अग्नि जलाए रखना। वो अंतिम संस्कार के बाद मिलने वाली दान दक्षिणा से अपनी भूख मिटाता। जिस दिन श्मशान पर कुछ भी ना छोड़ा जाए, वो खाली पेट ही सो जाता। बारिश के दिनों में जब गांव की नालियां जाम हो जाती, तो लोग उसे बुलाते, वो उसे ठीक करता। सार्थक को पूरा गांव अपशकुन और कलंक नाम से पुकारता था। इसी कारण गांव में माँ बाप की हवेली होते हुए भी सार्थक गांव की सीमा पर एक झोपड़ी में रहता था। बचपन से ही सार्थक के माथे पर एक अजीब चिन्ह था, 3 नोकों वाला उल्टा त्रिशूल। इसी कारण उसे कोई छूता तक नहीं था। कई साल पहले इस गांव में इंसानों के बीच पिशाचों के 2 गुट रहते थे। एक था अश्वक और दूसरा था कालरात्रि। अश्वक गुट जो इस दुनिया में शांति चाहता था, वो इंसानियत की रक्षा करता। गांव में जब भी संकट आता, सबसे आगे रहता था, इसीलिए उसे रक्षक भी कहा जाता था। दूसरी ओर कालरात्रि गुट था, जो असुरी शक्तियों की पूजा करता था। वो लोगों को अपना गुलाम बनाकर केवल सत्ता पाना चाहता था। असल में यही वो 2 गुट थे, अश्वक और कालरात्रि, जिनसे जुड़ा था सार्थक का जन्म, क्योंकि सार्थक एक पिशाच वंशी था। पिशाच एक ऐसा नाम था जो सदियों से डर, अंधकार और रहस्य का प्रतीक था। पिशाच दिखते तो इंसानों जैसे थे, पर उनके अंदर बहती थी एक प्यास, खून की प्यास। उसी से उन्हें शक्ति मिलती थी। रात में उनकी शक्ति दुगनी हो जाती। कुछ पिशाचों ने तबाही मचाई थी, लेकिन सभी पिशाच बुरे नहीं थे। कुछ पिशाचों ने मानवता की रक्षा भी की थी। सार्थक के पिता महाबली एक महान योद्धा थे, जो अश्वक कुल से थे, और मां त्रिलोक्या कालरात्रि की शक्तिशाली तांत्रिक थी। आश्रम में एक साथ शिक्षा लेते समय उन दोनों में प्रेम हुआ। जब दोनों ने भिन्न पिशाच कुल के होने के बावजूद विवाह करना चाहा, तब आश्रम के आचार्य विद्याधाम ने उनसे कहा, अगर ये शादी हुई तो आप दोनों से जन्म लेने वाला बच्चा कालरात्रि पिशाच वंश के अंत का कारण बनेगा। तब महाबली ने आचार्य को समझाते हुए कहा, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं आचार्य, हम तो इस दुनिया में शांति चाहते हैं। अगर भविष्यवाणी है भी, तो हम दोनों शादी करके कहीं दूर चले जाएंगे। भविष्यवाणी की ये बात जब कालरात्रि पिशाचों को पता चली, तब उन्होंने त्रिलोक्या को शादी के लिए मना किया। लेकिन त्रिलोक्या ने भविष्य में होने वाली अनहोनी को जानते हुए भी महाबली से शादी रचाई।
शादी के 1 साल बाद जैसे ही सार्थक का जन्म हुआ, कालरात्रि गुट में डर फैल गया कि कहीं महाबली का बच्चा बड़ा होकर उनके अंत का कारण ना बने। कालरात्रि गुट ने अश्वक पिशाचों के खिलाफ भयानक युद्ध छेड़ा, जिसमें सार्थक के माता पिता मारे गए, लेकिन सार्थक बच गया। सार्थक को अभी कुछ नहीं पता था, ना अपने खून की सच्चाई, ना अपने माता पिता की विरासत। वो तो बस गांव में बेहाल जी रहा था। सार्थक रोज की तरह अपनी झोपड़ी की ओर लौट रहा था। रास्ते में उसकी नजर त्रैलोक्य कुंज हवेली पर पड़ी। ये वो जगह थी जहां उसका जन्म हुआ था। ये हवेली उसके माता पिता की निशानी थी। उसे हमेशा ऐसा लगता मानो उस खंडहर में कोई उसे पुकार रहा हो। तभी उसे हवेली पर एक जलता दीपक दिखाई दिया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। उसे अक्सर हवेली पर एक जलता दीपक दिखाई देता था। सार्थक ने टूटी हवेली को देखकर मन ही मन कहा, काश मेरे माँ और पिताजी आज जिंदा होते तो मेरी जिंदगी कितनी अच्छी होती। मुझे इतनी कठिनाइयां ना झेलनी पड़ती। सार्थक फिर से अपनी झोपड़ी की तरफ आगे बढ़ा। उसी वक्त उसके सामने 10-15 लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। सभी लोगों के हाथ में बड़ी बड़ी लाठियां थी। भीड़ में से सभी लोग उसे गुस्से से घूर घूर कर देख रहे थे। कारण था एक मवेशी की मौत। गांव के बाहर जंगल में एक किसान के मवेशी की लाश मिली थी। मवेशी का खून सूख चुका था, जैसे किसी ने उसे पी लिया हो। मवेशी का शरीर बेजान और आंखें फटी हुई थी। इस घटना से गांव में सनसनी फैल गई और हर बार की तरह सबका संदेह सार्थक पर ही था। तभी भीड़ में खड़े लोग उसे तरह तरह से कोसने लगे। पिछले कई दिनों से गांव में मवेशी मरे पड़े और हर बार उनके शरीर पर वही पुराने जख्म, वही खून चूसने के निशान। और अब क्या सबूत चाहिए हमें? सब कुछ बदल सकता है, लेकिन इंसान का रक्त नहीं बदलता। ये लड़का इसके माँ बाप की तरह ही पिशाच वंशी है। सालों पहले जब इसके माँ बाप को मार डाला था, तब से गांव में शांति आई थी। लेकिन इस मनहूस को जिंदा छोड़ना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। ये पिशाचों का वंशज है और जब तक ये जिंदा रहेगा हमारी नींद हराम होती रहेगी। ये यहाँ से जाएगा, लेकिन सीधे यमलोक जाएगा। हमारे जितने जानवर इसने मारे हैं उसका दंड तो इसे अवश्य मिलेगा। पीटो रे इस पापी को। सार्थक को भीड़ ने घेरा और पिटाई शुरू की। सार्थक सिर्फ दर्द के मारे चीख रहा था, चिल्ला रहा था। मैंने किसी भी जानवर को नहीं मारा है, मुझे छोड़ दीजिए। भीड़ ने एक नहीं सुनी, लाठियों पर लाठियां बरसती जा रही थी। सार्थक की आंखों से आंसू नहीं, खून बह रहा था। अपमान, दर्द और डर से कांपता हुआ सार्थक भीड़ से निकलकर गांव के श्रापित चबूतरे की ओर भागा। भीड़ में से 3 लोगों ने सार्थक का पीछा किया। सार्थक जान बचाते हुए हांफते हांफते श्रापित चबूतरे के पास पहुंचा। वहां एक बूढ़ा बरगद का पेड़ था। उसने बरगद के पेड़ से छाल तोड़ी और अपने जख्मों पर लगाई। वो चबूतरे पर बैठ गया। उसी वक्त तीनों आदमी पीछा करते हुए वहां पहुंच गए। सार्थक बहुत थक चुका था। उसमें भागने की शक्ति भी नहीं बची थी। तीनों आदमी सार्थक के सामने लाठी लेकर खड़े थे। आखिर आज तू हमारे चंगुल में फंस ही गया। तू दूसरों के शव जलाने का काम करता है ना, आज हम तुझे जिंदा जलाएंगे। दूसरे आदमी ने लाठी से सार्थक के सिर पर मारा और खून की बूंदें उड़कर चबूतरे पर जा गिरी। जैसे ही सार्थक का गर्म खून चबूतरे की दरारों में गिरा, जमीन थरथराने लगी, हवाएं तेज चलने लगी। नीले बादल काले बादलों में बदल गए, बिजलियां कड़कने लगी। तभी तीनों आदमी डर कर वहां से भाग गए। चबूतरा हिलने लगा। चबूतरे से लाल रोशनी बाहर निकली और चबूतरे में से एक लाल रंग की किताब सार्थक के सामने आ गिरी, जिस पर लिखा था रक्त ग्रंथ।
आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और माय वैम्पायर सिस्टम के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।